हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर की। और ये भी कह रहा था कि बहुत सारे तरह के वेक्टर हैं, नाम सब अलग अलग है। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम लोग हर तरह के वेक्टर का नाम लें, पढ़ें, उनको जानें, है ना। बल्कि उसके बदले में जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझा जाए, ये मैं बात कर रहा था। जिसमें से हम लोग पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोलिनियर, कोप्लानर ये सब बात कर चुके थे। अब रही बात, आपका मन करता है तो लिख भी सकते हैं थोड़ा बहुत, और हालांकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़ भी रहे थे। आपका मन करता है तो इसको लिख सकते हैं। हालांकि दुनिया के सारे वेक्टर को ओरिजिनेट बोल सकते हैं, कोई इनिशियल या कोई इनिशिएटेड वेक्टर, ऐसे है ना। सो देखिए, ऐसे यदि हम लोग यहां से ऐसे बनाएं, कहें कि ये है, ये वेक्टर है, सारे को एक जगह से तो दिखा ही सकते हैं यार। हर वेक्टर को, दुनिया के सारे वेक्टर को एक ही जगह से दिखा सकते हैं भाई। तो क्या ये मीनिंगफुल हो रहा है? बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। ठीक है, एक ही जगह से दिखाएंगे तो कहें कोई इनिशिएटेड वेक्टर या कोई इनिशियल वेक्टर्स, या है ना, कोऑर्डिनेटेड वेक्टर्स। अच्छा, हर वेक्टर को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं यार, बोलो। हर वेक्टर को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर, ऐसे एक जगह मिल रहे हैं सब। ठीक है, ये भी ओके। इसी तरह की बात होती है एक्सियल वेक्टर। मतलब कोई रिंग है, कोई ऐसे बहुत सारे इधर की तरफ ऐसे रिंग है, हम लोग प्रोडक्ट में देखेंगे तो एक्सिस के लॉन्ग कोई वेक्टर है, एक्सिस के लॉन्ग, तो उसको कह देते हैं कि एक्सियल वेक्टर है। इसी तरह की बात होती है तो नल वेक्टर, जीरो वेक्टर की बात होती है कि जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका न मैग्नीट्यूड हो न डायरेक्शन हो, जीरो वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड ना हो, जीरो हो, पर उसका डायरेक्शन हो, रैंडम हो, अननोन हो। कई लोग इसका उल्टा भी कई जगह लिखे हुए हैं, कई जगह लिखे हुए हैं दोनों सेम होता है। क्या फर्क पड़ता है? सेम है, अलग से क्या डिफाइन है, नहीं डिफाइन है, सब छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर उसकी क्या ज़रूरत है जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है। तो ये सब जो नाटक है, ये सब मैथ्स में वेक्टर के पार्ट में देखिएगा कि किसी में जोड़ देने पे वही रह जाता है, तो किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर, नल वेक्टर जोड़ देने पे वही रह जाता है, घटा देने पे वही रह जाता है, मल्टीप्लाई कर देने पे ये हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देने पे वो हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में। हम लोगों को ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। तो आपका मन करता है कोई इनिशियल वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, ऐसे सब है ना, सब लिख लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आगे की बात करनी है हम लोगों को, वो है क्या? यूनिट वेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब देखेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को भी आप लोग लिख लीजिए ना जल्दी से, टाइप्स में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत वेक्टर चैप्टर है, उसमें वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है मैथ्स में। और जितने भी मैथमेटिकल टूल्स हैं, पूरा कैलकुलेशन मैथ्स में ही रखा गया है, ताकि आप साइंस के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप सीखेंगे। तो है मैथ, है ना। सो यूनिट वेक्टर लिखिए जल्दी से, तो सभी लोग यूनिट वेक्टर लिखिए। यूनिट वेक्टर, एनी वेक्टर हैविंग
magnitude 1, any vector having magnitude 1 is known as unit vector. Write down it. Any vector having magnitude 1 is known as unit vector. It is used to, write down, write further, it is used to express the direction only. It is used to express the direction. It is used to express the direction. इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. ये है हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग अ पर्टिकुलर वेक्टर. अब ये क्वेश्चन, अगला मुद्दा हम लोगों का है कि किसी वेक्टर के अलोंग कैसे यूनिट वेक्टर पाएं. चलिए पहले तो आप ये समझिए कि ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए. इसके अलोंग हमें यूनिट वेक्टर निकालना है. तो किसी वेक्टर में एक बड़ा पॉइंट है, यूनिट वेक्टर को थोड़ा डिटेल में जानो ना, बहुत जरूरी है. किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका समझो. किसी भी वेक्टर में यदि उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दोगे, उसी का मैग्नीट्यूड, तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है. ठीक है, जैसे यदि इसी ए के अलोंग, देखना ये देखो ब्लू से दिखा देता हूं, इसी के अलोंग मैं चाहूं कि एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करूं. ये देखो यूनिट वेक्टर. अच्छा, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखो, एरो है तो वेक्टर है, और कैप है तो यूनिट वेक्टर है. अच्छा, यदि एरो है और यूनिट वेक्टर कोई कह रहा है तब ठीक है, अब वो भी है. कई बार फिर से रिपीट करूंगा, सिंबल पे मत जाओ, किसी के सिंबल पे मत जाओ, कौन क्या यूज करता है, किस किताब में कैसा लिखा हुआ है उस पे मत जाओ, बल्कि इस पे जाओ कि उसे क्या कहा गया है उस किताब में. इस पे जाओ कि कोई लेक्चर लिया है तो क्या कह रहा है, ये ज्यादा जरूरी है. सो दिस इज यूनिट वेक्टर. कैसे निकालेंगे वो समझना ज्यादा जरूरी है. वेक्टर ए बाई मॉड ए. अच्छा हाँ, यदि चाहते हो कि बगल में यूनिट रहे तो केवल मैग्नीट्यूड यूनिट मत डिवाइड करना, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, है ना. मेरी बात समझ में आ रही. तो ये भी है, हालांकि यदि अभी यूनिट पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं. अच्छा, क्यों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये जानबूझ के. यूनिट मतलब 1 होता है, ये अपना यूनिट, 1 यूनिट, नाम से भी लग रहा है ना. यूनिटी, एकता है तो ऐसे. सो यूनिट एक, सो ये ऐसे भी याद रख सकते हैं. तो किसी वेक्टर में जब उसी का मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं तो उसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बन जाता है. ठीक है. दूसरा पॉइंट, क्यों बन जाता है. एक तो यूनिट 1 बनाने के लिए करते हैं, क्यों बन जाता है वो समझने की जरूरत है. किसी वेक्टर में किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन नहीं बदलता. पढ़ा चुका हूं कैरेक्टरिस्टिक्स में. किसी वेक्टर में पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन नहीं बदलता. इसका मतलब इसका डायरेक्शन वही है जो ए का है. साफ दिख रहा है, बोलो क्लियर. जो ए का डायरेक्शन है वही
इस एक कैप का है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव नंबर का डिवाइड करने से डायरेक्शन नहीं बदलता। दूसरा, इसका यूनिट 1 कैसे हो गया वो समझो। इमेजिन करो कि इसका ए का मैग्नीट्यूड 10 है, ए का मैग्नीट्यूड 10 है, तो इसका अच्छा, हाँ, इसमें क्या क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन भी है। अब मॉड डिवाइड कर दोगे तो 10 में 10 का डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। 3 है तो 3 में 3 का डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। 1.5 है तो 1.5 में 1.5 का डिवाइड करोगे तो मैग्नीट्यूड होगा 1। यदि 0.1 है तो 0.1 में 0.1 का डिवाइड करोगे तो भी 1। √3 है तो √3 में √3 का डिवाइड करोगे तो भी 1। सो मैग्नीट्यूड, उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देने से मैग्नीट्यूड 1 तो हो ही जाएगा ना, और डायरेक्शन बदलेगा नहीं। तो बताओ यूनिट वेक्टर बना कि नहीं। अब देखना है ये जरा देखो तो भाई, मैं क्या लिख रहा हूं, जरा देखना तो। हाँ, सभी लोग देखें तो जरा। कई लोगों के लिए तो ये जादू टाइप लग रहा होगा, ये तुम लोगों को लग रहा है मैं जादू कर दिया, ये कुछ नहीं किया हूं, इसको इधर मल्टीप्लाई किया हूं बस। देख लो, मैं कुछ किया नहीं हूं। एक तो यूनिट वेक्टर पाने का तुम्हें तरीका बता दिया, दूसरा ये एक बड़ी चीज है जिसके लिए हम सीख रहे हैं यूनिट वेक्टर, उसके लिए ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज निकल के आई है, ये बड़ी चीज। अच्छा, दूसरी बात, क्या बड़ी चीज निकल गई वो समझो। देखने में क्या लग रहा है, ए इधर भी, ए इधर भी, ए इधर भी, पहली बार पढ़ रहे होगे, कुछ बराबर कुछ इंटू वही सब कुछ है, यही ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है जानना कि जब हम, इसे क्या सीखना है वो समझो। साइंस में जब हम किसी चीज का मैग्नीट्यूड जानते हो, बड़ा पॉइंट साइंस का, साइंस के लिए बड़ा पॉइंट, साइंस के लिए बड़ा पॉइंट, जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का नाम लूंगा तो ज्यादा अच्छा फील करोगे, फोर्स, इंपल्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, फील्ड, है ना, बड़ा पॉइंट। जब हम किसी चीज का मैग्नीट्यूड जानते हैं, मैग्नीट्यूड जानते हैं कहीं भी, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जिसका मैग्नीट्यूड जानते हैं, बगल में यूनिट वेक्टर का सहारा लिया जाता है डायरेक्शन के लिए। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। जब हम किसी चीज का मैग्नीट्यूड जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जानते हैं, तो बगल में यूनिट वेक्टर बैठा दिया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए, और कह देते हैं वेक्टर हो गया, क्योंकि वेक्टर में दो ही चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको पता चल गया हो कि यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज किया जाता है। यदि ये मेरी बात याद रखोगे तो साइंस के बहुत सारे चैप्टर में जो बहुत कठिन चीजें मानी जाती हैं, कम समझ में आती हैं लिखी हुई, और यही लिखा होता है और नहीं समझ में आता है, आगे आएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ दैट लॉ, यही है। अब वहां पे समझ में आएगा तुम लोगों को। और एक और चीज, जब मैग्नीट्यूड मालूम है तो वेक्टर बगल में बैठाओगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, यूनिट वेक्टर बैठाओगे तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। बोलो, किसी मैग्नीट्यूड के बगल में डायरेक्शन के नाम पर यूनिट वेक्टर बैठाओगे तब तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए का मैग्नीट्यूड 10 है
और डायरेक्शन के लिए ऐसा वेक्टर यूज किए जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो अब तो 20 ना हो जाएगा यार ये। यदि ए का मैग्नीट्यूड 10 है और ऐसे वेक्टर का सहारा लेके उसका डायरेक्शन दिखा रहे हो जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो बताओ ए बराबर लिखना सही है? 20 ना हो गया होगा मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड 10 है, अब बगल में यूनिट वेक्टर का सहारा ली जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो बताओ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 ही रहा कि नहीं? बोलो। टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म, टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म। अब हम लोगों को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म। अब हम लोगों को पढ़ना है कंपोनेंट। क्या पढ़ना है? कंपोनेंट पढ़ लेंगे तभी हम लोग अब टू वेक्टर एडिशन और ये सब पढ़ेंगे। ओके, चलिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। चलिए, इससे पहले ये कंपोनेंट पढ़ें, हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनना। इससे पहले कि हम कंपोनेंट पढ़ें, प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? प्रोजेक्शन, बल्कि इसके बदले में एक बार बल्कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लिख लो, आपका मन करता है तो लिख लो और कंपोनेंट जान लेना। अच्छा कहो तो उससे पहले प्रोजेक्शन पढ़ाते हैं, लिख लो, ऐसे लिख लो बल्कि इसको, चलो राइट डाउन, लिखिए। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, projection of a vector on a line or on a plane. Write down it. Projection of a vector on a line or on a plane. Projection of a vector on a line or on a plane is known as component of the vector, is known as component of the vector. So component of vector लिखे, any vector, sorry, component of vector, projection of a vector along a line or on a plane is known as what? Component of the vector. Okay, चलिए ध्यान से। अच्छा हाँ, एक काम कर सकते हो यार, एक और चीज जो छूट गया, वो तुम लोगों के चक्कर में एक और चीज छूट गया, इसके ऊपर कहीं पे और लिख लो, है ना, कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर छूट गया जल्दीबाजी में, ठीक है? चलो ध्यान से, यूनिट वेक्टर जो पढ़ चुके हैं वही वाला सम स्पेशल वेल नोन यूनिट वेक्टर्स, राइट डाउन इट। एक्स, वाई एंड जेड, हियर आई कैप, J cap and K cap, 90 degree। और दूसरी बातें, रियली में एक्स और वाई तो 90 डिग्री पे दिख रही हैं, लेकिन जेड इधर होता है। एक्स, वाई एंड जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
और इसके लिए क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? आई अ यूनिट वेक्टर along x axis. What is I cap? A unit vector along x axis. J, a unit vector along y axis. And K, a unit vector along z axis. Write down it. जल्दी से लिख लो. A unit vector along x axis, a unit vector along y axis, a unit vector along z axis. ओके, आई कैप कहीं लिखा हो मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, j मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, k मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है. ये बहुत ज़रूरी है समझना, है ना. ये सिंबल यूज किया गया है, कैप है ही, तो इसका मतलब एक चीज है, एक बात और है. तब इसका मतलब आई का मैग्नीट्यूड 1 है, j का मैग्नीट्यूड 1 है एंड k का मैग्नीट्यूड 1 है. एक तो ये पॉइंट निकल के आया. दूसरा पॉइंट जो कंफ्यूजन होता है, ध्यान से जरा देखो तो. पहले तो ये जानो कि ये अलग से ऐसे जानो. कई लोग सोचते हैं ये 1 है, अरे 1 नहीं है, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है. बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है. ये जो आई कैप है, ये 1 नहीं है. ये आई कैप 1 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है. एक तो ये बात हुई. दूसरी बात, इसमें क्या अंतर है? मैं कहूँगा ए का मैग्नीट्यूड क्या है तो कहोगे नहीं मालूम. मैं कहूँगा ए का डायरेक्शन क्या है तो कहोगे नहीं मालूम. मैं इस एक कैप का कहूँगा, मैं कहूँगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है तो कहोगे 1. मैं कहूँगा डायरेक्शन क्या है तो कहोगे नहीं मालूम. अच्छा, इसका मैं कहूँगा मैग्नीट्यूड क्या है तो कहोगे 1, और कहूँगा डायरेक्शन क्या है तो कहोगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. सो फ्रॉम एवरीथिंग known to nothing known to everything known. मतलब कुछ भी नहीं मालूम से सब कुछ मालूम तक जर्नी है ये. सो दिस समथिंग एंड समथिंग. वो है क्या, वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से. कुछ भी नहीं मालूम, थोड़ा मालूम, थोड़ा नहीं मालूम, सब मालूम. अब तो समझ में आ गया होगा. और ये देखो, माइनस वाला यूज करो जो पिछले क्लास में बात हुई थी. माइनस वाला, यदि x प्लस एक्स की तरफ आई कैप है तो माइनस एक्स की तरफ माइनस आई कैप होता है. y एक्सिस की तरफ j है तो माइनस y एक्सिस की तरफ माइनस j होता है. z एक्सिस की तरफ k है तो माइनस z एक्सिस की तरफ माइनस k होता है. बोलो, यदि x की तरफ i है तो माइनस x की तरफ माइनस i है. ये है, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही है. यदि मॉड लगा दूंगा तो 1 ही होगा. डायरेक्शन माइनस एक्स की तरफ है ये. एनीवे, तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे. अब हम लोग वो कंपोनेंट पढ़ते हैं. चलो देखो तो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मैं यही लिखा था, याद होगा. कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। और मैं बात कर रहा था प्रोजेक्शन की, मैं बात कर रहा था ये प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन, चलो ध्यान से देखना ना, प्रोजेक्शन जरा देखो तो। प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी को, सारे पॉइंट्स को किसी लाइन पर या किसी प्लेन पर प्रोजेक्ट करना, सारे पॉइंट को। और जो लेंथ मिलता है, जो शैडो मिलता है, जो एरिया मिलता है, उसे ही हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये साइंस में बहुत बड़े स्केल पे यूज होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि इस पेन को प्रोजेक्ट किया जाए, इस ग्राउंड पर प्रोजेक्ट किया जाए, तो ऐसे ऐसे नीचे गिराना होगा, जितना लेंथ मिलेगा उसे कहेंगे। अच्छा, इसको पेन को ऐसे कर दूं तो कम मिलेगा प्रोजेक्शन, ऐसे कर दूं और कम मिलेगा, ऐसे कर दूं और कम मिलेगा, ऐसे कर दूं और कम मिलेगा, ऐसे पॉइंट मिल जाएगा। अब ये ठीक वैसा ही है जैसे हम लोग एक आंख से देखें, इसको इस आंख से देखें तो पूरा लेंथ दिखेगा, ऐसे कर दूंगा तो कम दिखेगा, ऐसे कर दूंगा तो कम दिखेगा, ऐसे कर दूंगा बहुत कम दिखेगा। आप कैमरे में बल्कि देखिए, आप कैमरे में देखिए, पूरा लेंथ दिख रहा होगा, अब कम लेंथ दिख रहा होगा, और कम लेंथ दिख रहा होगा, और कम लेंथ दिख रहा होगा, और कम लेंथ दिख रहा होगा, अब जीरो लेंथ दिख रहा होगा। बोलो, अब जीरो प्रोजेक्शन है। पेन आप लोगों को दिख ही नहीं रहा होगा, बोलो, पेन दिख रहा है आप लोगों को? जीरो प्रोजेक्शन ऑन स्क्रीन ऑफ कैमरा। बोलो, यही कारण है कि हम लोग खूब प्रोजेक्शन की बात करते हैं, विजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग कंपोनेंट की बात करें, प्रोजेक्शन दिखा देता हूं आपको। चलिए, प्रोजेक्शन, हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB ऑन एक्स एक्सिस। ये देखो, ये लाइन AB है, ये भी थोड़ा टेढ़ा करके उतनी ही लंबी लाइन है। AB है, ये भी थोड़ा टेढ़ा करके उतनी ही लंबी लाइन है। और AB है, उतनी ही लंबी लाइन है। और ये थोड़ा और टेढ़ा करके उतनी ही लंबी लाइन है। और AB है। मैं चाहता हूं कि इसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया जाए। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, और ये रहा एक्स एक्सिस। बोलो, मैं चाहता हूं, अच्छा AB लाइन है, वही जो मैं बात कर रहा था, AB लाइन, AB लाइन, AB लाइन, AB लाइन, लेंथ AB है। इसको मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। और देखना है हम लोगों को कि आखिर ये प्रोजेक्शन होता क्या है। जरा देखो तो, इसको मैं पूरा प्रोजेक्ट कर रहा हूं। सभी लोग देखें इस बात को। हर पॉइंट को मैं नीचे परपेंडिकुलरली फॉल कराना चाहता हूं। हर पॉइंट को, कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, पूरा फॉल कराओ। और ये जो मिला है ना, इसे, ये ए लेंथ A', B', उसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। ये जो लेंथ मिला है ना तुम्हें, इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। अच्छा, इसको मैं फिर से फॉल कराया, इसको फिर से फॉल कराया। और कैसे फॉल कराना है वो भी देख लो जरा। इस पे 90 नहीं होना चाहिए, इस पे जिस पे फॉल कराना है वो 90 डिग्री पे रहे। डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग 90, ये नहीं कि ऐसे ऐसे कर दिए। ये यहां 90, यहां 90 जरूरी नहीं है, यहां 90 जरूरी है। दिस लेंथ A', B' इज प्रोजेक्शन।
जो थोड़ा कम हो गया, अगेन फॉलिंग 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 फॉलिंग, दिस इज लेंथ ए डैश बी डैश, और छोटा हो गया, और छोटा हो गया, फिर से इसको प्रोजेक्ट करना है। अच्छा हाँ, टेढ़ा नहीं, यही ऐसे ही 90, इसके 90 डिग्री पे, इस पे 90 नहीं करना है, यहां पे अभी भी वैसे ही, ऐसे नहीं, ऐसे ही, यहां से यहीं, 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 मतलब यहीं पे ए डैश और यहीं पे बी डैश। हाउ मच लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस एबी लाइन ऑन एक्स एक्सिस? 0 0 0। हमको लगता है कि आप लोगों को प्रोजेक्शन समझ में आ गया होगा। सो किस दुनिया में किसी भी लेंथ का मैक्सिमम प्रोजेक्शन कितना हो सकता है भाई? उतना ही लेंथ, उससे ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं हो सकता तो उससे ज्यादा कंपोनेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोजेक्शन ही कंपोनेंट होता है। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। दुनिया में किसी भी चीज का मैक्सिमम प्रोजेक्शन उतना ही लेंथ होगा या फिर उससे कम होगा, 0 भी हो सकता है। प्रोजेक्शन क्या है, आप लोगों को ये बात समझ में आई? यदि इसको और ज्यादा समझना है, रियलाइज और ज्यादा करना है, तो एक काम करो, ये पेन लो ना, ये पेन लेते हैं और ऊपर से पैरेलल लाइट मारते हैं, पैरेलल लाइट। तो बताओ, इसका शैडो पैरेलल लाइट, शैडो नीचे कितना लेंथ का बनेगा? इतना ही। पैरेलल लाइट मारो तो इसका जो शैडो, छाया, परछाई जो बनेगी वो इतने ही लेंथ की बनेगी। ऐसे कर दोगे तो कम लेंथ हो जाएगा, ऐसे कर दोगे तो परछाई कम लेंथ की बनेगी, ऐसे कर दोगे तो परछाई और कम लेंथ की बनेगी, और ऐसे कर दोगे तो पॉइंट परछाई हो जाएगी। अब और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। सो कंपोनेंट यहीं से डिराइव्ड है, तो क्या प्रोजेक्शन आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, कई लोग ऐसे करते हैं, सर मान लीजिए यहां पे लाइट टेढ़ा मार दे तब तो लंबा हो जाएगा, टेढ़ा मार दे तो टेढ़ा नहीं, डेफिनेशन है ये कि परपेंडिकुलर ही फॉल कराना है, ये बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि टेढ़ा ओढ़ा नहीं, ऐसे नहीं कि टेढ़ा परछाई होने लगे। जो फॉल होना है वो किसी लाइन पर या प्लेन पर परपेंडिकुलर फॉल होना चाहिए। यदि आप लोग सीख गए, ये समझ गए, तो कंपोनेंट जानने के लिए तैयार हैं। और कंपोनेंट, अच्छा मैं इतना आराम से और स्लो क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए फिर से मैं रिपीट करूंगा, बहुत जरूरी है इसका परसेप्शन। मैं सब इसको स्किप कर सकता था, किताबों में सब लिखे तो है नहीं, पढ़ाने वाले कोनो पढ़ाते तो है नहीं। हाँ, ये है कि डायरेक्ट वहां आ जाते हैं जो फिजिक्स में यूज है। मैं नहीं मानता, मैं पढ़ाते समय भूल जाता हूं कि आप आईटी पीएमटी के लिए हैं कि किसके लिए हैं, क्या हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप साइंस को एंजॉय करें, साइंस की जो अपनी रियल जर्नी है वो तय करें। आप क्रिएटिव हो, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, इमेजिनेटिव चीजें आपके अंदर हो, इनोवेशन आए, मतलब डेवलप हो, ये बहुत जरूरी है। सो
हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंपोनेंट पूरा भरा हुआ है तो प्रोजेक्शन की बात करेंगे तब। तो चलिए देखते हैं तब कंपोनेंट। प्रोजेक्शन तो समझ में आ ही गया। हाँ, अब बात हुई हम लोगों की ये देखिए, ये रहा x, ये रहा y और ये रहा वेक्टर। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल a, डायरेक्शन थीटा। बताओ, वेक्टर का दो चीज होता है, वेक्टर की दो चीजें हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है स्मॉल a और डायरेक्शन के नाम पे थीटा है, ओके। चलिए, अच्छा एक काम करना ना, साइंस के लिए एक काम करना, तुम लोग हमेशा, मैं देखा हूं कि ये चीज मिसिंग है लिखने में भी और जो पढ़ाते हैं उनमें भी, हमेशा इस बात का ख्याल करना, चाहे हमेशा आपके अंदर में ये एक्साइटमेंट होना चाहिए, वो चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं, वो उसका क्या फ़ायदा है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और पहले तो यह है कि वो पढ़ क्या कर क्या रहे हैं। ये हमेशा क्वेश्चन रेज करना, खुद से भी, किताब से भी, टीचर से भी। और वैसे मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बताऊंगा, भूल जाऊंगा तो बल्कि तुम लोग पूछ लेना, मैं बता भी दूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ट्राई करना स्मार्ट बनने की, कि हाँ भाई हम कुछ ना कुछ फालतू में ही कुछ पूछते रहेंगे तो सर बहुत खुश होंगे, ये नहीं करना है। अच्छे क्वेश्चन पूछिएगा आप, पर ये ज़रूर पूछिएगा। हालांकि मैं पढ़ाता भी ऐसा ही हूँ कि हर का रीज़न, मेरे पास वेक्टर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है ए और थीटा, तो क्वेश्चन ये है कि पढ़ क्या रहे हैं तब। यदि डिटेल इंफॉर्मेशन है तो कर क्या रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं इसी वेक्टर को अपने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। करने क्या जा रहे हैं, इस वेक्टर का जिसका मैग्नीट्यूड भी मालूम है और डायरेक्शन के नाम पे एक्स एक्सिस से थीटा मालूम है, एक्स एक्सिस से थीटा डायरेक्शन के नाम पर, तो करने क्या जा रहे हैं, इसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। और अगला पॉइंट फिर से, क्यों लिखने जा रहे हैं, जब डिटेल मालूम ही है, क्या जरूरत है, तो वो भी सुन लो। कंपोनेंट फॉर्म में इसलिए लिखने जा रहे हैं ताकि जब जोड़, घटाना, गुणा या कुछ और भी बातें हों, इंडिपेंडेंट स्टडी, तो हम लोग आसानी से कर पाएं। कई वेक्टर है, एक ठो इधर है, एक ठो इधर है, एक ठो इधर है, एक ठो इधर है, एक ठो वेक्टर इधर है। अब कहा जा रहा है सबको जोड़ो, तो जोड़ने का क्या तरीका है आगे पता चल जाएगा। तो जब हम लोगों को कई वेक्टर के बीच में ऑपरेट करना पड़े, ऑपरेट मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सब करना पड़े, भाग तो ऐसे भी नहीं होता है, इसीलिए भाग नाम भी नहीं ले रहा हूं। तो आगे हम लोग कंपोनेंट में लिख के करेंगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा अब हम लोग इसका कंपोनेंट लिखते हैं। चलिए ध्यान से सभी लोग, कोई कहता है कि इसका एक्स कंपोनेंट बताइए, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। देखो याद है कैसे प्रोजेक्ट करना है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी ताजा पढ़ाया हूं आप लोगों को। और प्रोजेक्शन में ये लेंथ लेंगे और टेल पे टेल रखेंगे, एरो यहां बनाएंगे, एरो यहां बनाएंगे, बहुत जरूरी है। एरो पे एरो बनाएंगे और टेल पे टेल बनाएंगे।
ये जो लेंथ मिल रहा है इसी का नाम x लिख देंगे, कहेंगे x कंपोनेंट है, क्योंकि x पर x कंपोनेंट है और y पर y कंपोनेंट है। सिंपल सिंपल। यदि कोई कहता है कि y कंपोनेंट बताइए तो y पे प्रोजेक्ट करेंगे भाई। ये देखिए, ये देखिए y, ये देखिए y कंपोनेंट, ये देखिए y पे प्रोजेक्शन, ये देखिए y पे प्रोजेक्शन, और ये रहा y, फिर टेल पे टेल और हेड पे हेड। दिस इज y कंपोनेंट एंड दिस इज x कंपोनेंट। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। जो प्रोजेक्शन समझाया था उसे ही कंपोनेंट कहा जा रहा है। क्या नाम कहा जाता है? x कंपोनेंट कहा जाता है, x पार्ट कहा जाता है, इफेक्टिवनेस अलोंग x कहा जाता है, x वैल्यू कहा जाता है, x प्रोजेक्शन कहा जाता है। सब एक ही नाम है। प्रोजेक्शन, पार्ट, इफेक्टिवनेस, वैल्यू, कंपोनेंट, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। अब करना क्या है वो जरा समझो, इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलो। करना ये है कि हम लोग चाहते हैं कि ए को अपने कंपोनेंट फॉर्म में लिखें। ठीक है, जरा देखो तो यदि ये y लेंथ है तो बताओ ये भी y लेंथ है कि नहीं? ये मान लेते हैं ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है। अपने से माने हैं, लेट दिस वेक्टर इज b वेक्टर एंड लेट दिस वेक्टर इज c वेक्टर। तो क्या जरा देखो तो, समथिंग प्लस समथिंग गिव समथिंग ए, समथिंग टेल हेड प्लस समथिंग टेल हेड, रिजल्टेंट गिव समथिंग व्हाट? ए। क्या ये बात ठीक है? देखो तो, क्या ये पढ़ाया नहीं हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन? b प्लस सी बराबर ए, सही है? b प्लस सी बराबर ए, ठीक लिखा हूं? अच्छा, हाँ ये देखो, हाँ जरा देखो तो, b का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, b का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ और डायरेक्शन i, क्या ये ठीक लिखा हूं? देखो तो, c का मैग्नीट्यूड यही y, देखो मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन देखो, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता भाई, yj। देखो तो ठीक लिखा हूं, i पढ़ा चुका हूं, xi प्लस yj गिव्स व्हाट? a। बोलो, आराम से पढ़ो, हड़बड़ाना मत। मैं ये बोल रहा था कि b प्लस सी, समथिंग प्लस समथिंग गिव समथिंग। अच्छा हाँ, ये क्या है? किसी भी वेक्टर को आप कह सकते हो कि सर यही दो ठो क्यों? तो चलो इसके बाद मैं बताता हूं यही दो ठो क्यों। चलो बता ही देता हूं। देखो तो, ये देखो, दुनिया के किसी भी वेक्टर को, ध्यान से, दुनिया के किसी भी वेक्टर को मैं दो वेक्टर के सम के रूप में, दुनिया के सभी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को दो सम के रूप में, दो वेक्टर के सम के रूप में इनफाइनाइट तरीके से दिखा सकता हूं। देखो कैसे, ध्यान से सुन लो। मैं पूछता हूं आपसे, सभी लोग जवाब दें, जल्दी से जवाब दें। दिस समथिंग प्लस समथिंग, जल्दी से बताओ, इन दोनों का सम बताओ। समथिंग प्लस समथिंग, नेट बताओ, रिजल्टेंट बताओ, क्या ए है कि नहीं बताओ। समथिंग प्लस समथिंग, नेट बताओ,
समथिंग प्लस समथिंग, रिजल्टेंट यही ए होगा कि नहीं? समथिंग प्लस समथिंग, नेट बताओ, रिजल्टेंट ए होगा। समथिंग प्लस समथिंग, नेट बताओ ए। समथिंग प्लस समथिंग, नेट बताओ ए। समथिंग प्लस समथिंग, नेट बताओ ए। यहां से चले जाओ चंद्रमा पर और वहां से डायरेक्ट लौट के आओ यहां पर। यहां से जाओ स्ट्रेट चंद्रमा पर और वहां से लौट के आओ यहां पर। इन दोनों वेक्टर का सम होगा ए। और दो ही वेक्टर का नहीं, 3 वेक्टर का देखो। समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, रिजल्टेंट ए। समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट ए। रिजल्टेंट ए, 4 वेक्टर का सम इनफाइनाइट तरीके से। समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, रिजल्टेंट ए। कितने तरीके से दिखा सकता हूं भाई? इनफाइनाइट तरीके से। तो इसमें क्या गलती किया? मैं कहा समथिंग प्लस समथिंग गिव्स ए। क्या गलती है भाई इसमें? सही है। क्या ये समझे? क्या आप लोग समझे? अच्छा, समझ गए तो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से चलो देखो, तो ठीक लिखा हूं, फिर उसको लिखा हूं। क्या लिखा हूं? मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के नाम पे लिखा हूं। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री। जरा देखें आप लोग, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इन दिस ट्राइंगल, कॉस थीटा बराबर एक्स बाई ए। सो एक्स बराबर ए कॉस थीटा। जानते हो इसे क्या कहते हैं? एक्स कंपोनेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैये? एक्स कंपोनेंट। दूसरा देखो, साइन थीटा। देखो भाई, इसमें साइन थीटा देखो, यदि ये y है तो ये भी y है। लेंथ देखो y। व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, y बाई ए। बताओ y कितना है भाई? a साइन थीटा। बताओ ये इसे क्या कहते हैं? इसे y कंपोनेंट कहते हैं भाई। अच्छा, यदि तुम्हें x और y मिल गया है तो बताओ कि a बराबर क्या लिखें? जल्दी से फटाक से बताओ कि a बराबर क्या लिखें? तो ये देखो, x बराबर लिखते हैं a cos थीटा, निकाल चुका हूं, i प्लस a साइन थीटा j। तुम्हें पता है कि यही हमें पढ़ना था। पहले मैं अपने जो अज्यूम किया था उस फॉर्म में लिखा, लास्ट में उस फॉर्म में लिखा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था। ए मैग्नीट्यूड इंफॉर्मेशन था, थीटा डायरेक्शन इंफॉर्मेशन था, आई जे वेल नोन होते हैं। लास्ट में मैं उस फॉर्म में लिखा जो नोन था। ये तो सब मैं अपने से माना था। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़, ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ें और क्लास ज़्यादा लंबा खिंच जाए, बीच में छोड़ना पड़े। ज़्यादा अच्छा है अगले क्लास में पढ़ते हैं और ज़्यादा क्लियर करते हैं, लिखना सीखते हैं। न्यूमेरिकल टाइप के लिए साइंस में हम लोग उस चीज़ को लिखना सीखेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इस टू ऑन पर बने रहिए।